नमस्कार साथियों, सीईसी व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हिंदी के कालजयी रचनाकार और उनकी कालजयी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने छायावाद के जनक, छायावाद के प्रतिष्ठित कवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और उनकी काव्य यात्रा पर पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी, जिसमें हमने उनके प्रारंभिक काव्य चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व आदि पर चर्चा की। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे उनके प्रसिद्ध काव्य आंसू, लहर और कामायनी पर। वास्तव में प्रसाद जी की काव्य यात्रा के विभिन्न सोपान रहे। प्रारंभ तो उन्होंने द्विवेदी युग में ही लेखन से कर दिया था और प्रारंभिक जो उनके कविता संग्रह थे वह चित्राधार में प्रकाशित हुए। फिर उनकी काव्य यात्रा का जो दूसरा सोपान था, जिसके अंतर्गत फिर झरना आता है, जहाँ से उनकी शैली में भी, कथ्य में भी, विषय में भी थोड़ा परिष्कार दिखाई देता है, परिष्कृति दिखाई देती है। भाषा के स्तर पर भी खड़ी खड़ी बोली का एक परिष्कृत रूप हमें दिखाई देता है, जहाँ प्रकृति का भी स्वतंत्र चित्रण है, सूक्ष्म चित्रण है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर उनकी काव्य यात्रा का तीसरा सोपान आता है और इस तीसरे सोपान में प्रमुख कविता संग्रह है उनका आंसू। आंसू 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। इसका पहला संस्करण 1925 में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ, जिसमें 126 छंद थे और इस रचना का स्वर, कवि का जो स्वर है वो निराशापूर्ण दिखाई देता है। एक दुखांत रचना के रूप में हम इसे देखते हैं। फिर प्रसाद स्वयं इस रचना के विषय में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और उसका दूसरा संस्करण फिर 1933 ईस्वी में भारती भंडार प्रयाग से प्रकाशित होता है। इसमें वे आगे विस्तार करते हैं, छंद की संख्या भी परिवर्धित हो जाती है, 190 छंद हो जाते हैं। यहाँ फिर कवि का स्वर निराशा से आशा की ओर बढ़ता है, यहाँ आशावादी स्वर दिखाई देता है। छंदों की रूपरेखा और क्रम में भी फिर विशेष रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। तो आंसू का प्रथम संस्करण देखें और द्वितीय संस्करण देखें, दोनों में बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। आंसू वास्तव में एक विरह काव्य है, एक स्मृति काव्य है, एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। और जिस तरह से संस्कृत में कालिदास ने मेघदूत की रचना की, विरही यक्ष का अपनी विरहिणी को स्मरण करते हुए आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश में मेघ को देख करके फिर वे मेघ को दूत बना करके और काव्य प्रस्तुत करते हैं। विरह का वो श्रेष्ठतम काव्य माना जाता है। उसी तरह से उसी तर्ज पर हिंदी में आंसू जो है मेघदूत के समकक्ष ही विरह काव्य है। और इसकी विरह काव्य की विशेषताओं की ओर उल्लेख करते हुए श्री विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि आंसू उस मोतियों की लड़ी के समान है जिसका प्रत्येक मोती पृथक रहकर भी चमकता है और लड़ी के तार में गुथ कर भी आब देता है। गीति काव्य है तो गीति काव्य की जो विशेषताएं हैं, आत्मीयता, रागात्मकता, संक्षिप्तता, उसमें गेयता, ये सारे गुण हमें आंसू इस विरह काव्य में दिखाई देते हैं। और प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र भी है और परस्पर जुड़े हुए भी हैं। स्वतंत्र रहते हुए भी, जैसे मोतियों की माला में प्रत्येक मोती स्वतंत्र होते हुए भी माला का हिस्सा होता है, उसी तरह से इस काव्य संग्रह में, इस काव्य के प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए उसकी जो आब है, उसकी जो चमक है, उसकी जो विशेषता है वो अलग ही दिखाई देती है।
हिंदी साहित्य के एक प्रमुख आलोचक, विशेष रूप से छायावाद के आलोचक, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी रहे। उन्होंने इस आंसू काव्य की समीक्षा करते हुए कहा कि आधुनिक हिंदी में जो थोड़े से प्रथम श्रेणी के विरह गीत हैं, उनमें आंसू की गणना की जा सकती है। उन्होंने आंसू को कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार सिद्ध किया है। एक नवीन प्रयोग के रूप में हमें आंसू दिखाई देता है। आंसू के भाव जगत का मूल आधार कवि की आत्मस्वीकृति है। यह रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नए मोड़ की सूचना है। एक नवीन प्रयोग हमें आंसू के माध्यम से दिखाई देता है। इससे पूर्व हम मध्यकाल के विरह काव्य देखते हैं, वहाँ की संवेदना और आंसू की संवेदना दोनों में मूलभूत अंतर है, पर्याप्त अंतर है। और जहाँ नंद दुलारे वाजपेयी उसे जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार कहते हैं, वहीं आंसू जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नए मोड़ की भी सूचना देता है। आंसू वास्तव में मानवीय करुणा, व्यथा एवं वेदना का काव्य है। कवि की निजी वेदना की अभिव्यक्ति एवं अतीत की स्मृति से काव्य का आरंभ होता है। कवि जिससे प्रेम करते हैं वह प्रेमिका निष्ठुर प्रकृति की थी और वह छोड़ करके चली जाती है, और कवि उसकी स्मृति में इस काव्य की रचना करते हैं। इसीलिए इसे स्मृति काव्य कहा गया। और कवि की स्वयं की अपनी निजी वेदना इसमें अभिव्यक्त हुई है। छायावाद की विशेषता ही यही है, आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति, और वही वेदना, स्ववेदना की अभिव्यक्ति इस काव्य में प्रसाद जी प्रस्तुत करते हैं। और काव्य के प्रारंभ में ही उस अतीत की जो स्मृति है वो किस तरह से व्याकुल कर देती है, किस तरह से वो असीम वेदना में परिवर्तित हो जाती है। अतीत की स्मृति ये पहले ही छंद से पता चल जाता है। जब वे कहते हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। देखिए, वेदना का गरजना एक विपरीत है, विरोधाभास है कि मन इतना व्याकुल है, इतना विकल हो चुका है कि जो वेदना है वे भी हाहाकार कर रही है। वेदना भी बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो रही है, और ये वेदना फिर आंसू के रूप में बाहर निकलती है। और जब आंसू प्रकट हो जाते हैं तो हृदय में कहीं एक शांति का अनुभव होता है। तो इस तरह से जो हृदय करुणा कलित हृदय था, वह हृदय से वेदना जो है वो आंसू के रूप में निकलती है। एक नवीन प्रयोग के रूप में है ये कविता, और प्रसाद की ये पहली रचना है जिसने कविता के क्षेत्र में प्रसाद को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था। क्योंकि जब ये आंसू कविता प्रकाशित हुई थी तो युवा वर्ग को इतना अधिक प्रभावित किया था कि युवकों ने इस कविता को कंठस्थ कर लिया, और विभिन्न कवि सम्मेलनों में, विभिन्न चर्चाओं में वे इस कविता को गाकर प्रस्तुत किया करते थे। और इस कविता में कवि के युवा जीवन की वे मादक मोहक स्मृतियाँ अंकित हैं, जो घनीभूत पीड़ा से ओतप्रोत होकर दुर्दिन में आंसू बनकर बरस रही हैं। दुर्दिन वह समय, वह काल विरह का काल, और इस विरह के काल में जो स्मृतियाँ थी, स्मृतियाँ भी कैसी थी, युवा काल की स्मृतियाँ। वे स्मृतियाँ जो मादक बना देने वाली थी, जो मन को मोह लेने वाली स्मृतियाँ थी, वही उन विरह में घनीभूत पीड़ा से युक्त होकर के आंसू के रूप में प्रस्तुत होती हैं। और कवि बड़े स्पष्ट शब्दों में उसका एक बिंब प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर
वह आज बरसने आई। कि वह पीड़ा, वह टीस, वह कसक कहीं स्मृति में तो थी, परंतु ऐसे समय में, ऐसे दुर्दिन में जब वह वेदना गरज करके बाहर निकलती है और आंसू के रूप में बरसने लगती है। आंसू काव्य, गीति काव्य है और इसके वर्णन विषय को अगर हम देखें तो उसे हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का कोई विभाजन काव्य संग्रह में, काव्य में नहीं मिलता है, परंतु विषय को देखते हुए हम उसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि अतीत का जो संयोग सुख है उसकी स्मृति से उत्पन्न प्रेमी की मनोदशा का चित्रण। वे अपने अतीत के संयोग के समय के क्षणों को याद करता है और उसकी जो मनस्थिति हो जाती है, एक उसका चित्रण है। फिर दूसरा है प्रियतम के अलौकिक रूप सौंदर्य का निरूपण। प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि रहे। जब प्रेम का चित्रण करते हैं तो उसके साथ सौंदर्य नैसर्गिक रूप से आता है। तो जो प्रियतम है उसका रूप सौंदर्य कैसा है, एक अलौकिक है, और उसका निरूपण करते हैं। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं प्रेमी की मार्मिक विरह अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। विरह की जो अनुभूति है, जिसके लिए हमारे सारे विरह काव्य रचे गए, उसी तर्ज पर आंसू की भी रचना होती है। और फिर वह विरह, वह प्रेम व्यष्टि से समष्टि की ओर मुड़ता है। वह प्रेम व्यक्ति से उठ करके समाज से होता हुआ वैश्विक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, और जो व्यथित हृदय है, जो मानव है, उसकी फिर विश्व के प्रति सहानुभूति जागृत होती है। तो आंसू का जो प्रथम संस्करण था वहाँ निराशा थी, वो दुखांत था, परंतु दूसरे संस्करण में प्रसाद जी यही परिवर्तन करते हैं कि वह प्रेम फिर व्यथित हृदय का जो प्रेम है वह वैश्विक प्रेम में बदल जाता है और विश्व के प्रति सहानुभूति का भाव उसमें आ जाता है। और कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन के वेदनामय क्षणों को इसमें मूर्त रूप प्रदान किया है। कवि के व्यक्तित्व का जितना मार्मिक प्रकाशन इस काव्य में हुआ है उतना अन्यत्र दिखाई नहीं देता। इस काव्य को पढ़ते हुए सहृदय जो पाठक है वह भी उस संवेदना में बहता चला जाता है, उसके मन में भी वही भाव, विरह का भाव जागृत हो जाता है। और वेदनापूर्ण होने पर भी इस कविता की एक जो विशेषता है वे क्या है कि उसमें एक आशावादी संदेश निहित है। काव्य के अंत में वेदना को एक चिंतन की भूमिका प्रदान किया गई है। वे एक चिंतन के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पहुंचता है। उससे पूर्व मित्रों हम देखते हैं द्विवेदी काल में नैतिकता का आग्रह रहा है, मर्यादा का आग्रह रहा है। वहाँ प्रेम का, भावनाओं का एक जो स्वच्छंद सहज रूप था वह प्रस्तुत नहीं हो पाता, पर प्रसाद उससे बाहर निकलते हैं। उस द्विवेदी योगीन काव्य प्रवृत्तियों से आगे बढ़ते हुए प्रेम का एक उदात्त स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। भावनाओं का उदात्तीकरण आंसू कविता में हमें दिखाई देता है। आंसू के माध्यम से प्रसाद जी ने हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। संस्कृत की परंपरा को एक नया आयाम देते हैं। संस्कृत की जो वीरा काव्य की परंपरा है, मेघदूत है, पवन दूत है, फिर प्राकृत अपभ्रंश में भी होता है। फिर हम हिंदी साहित्य के मध्यकाल में देखते हैं जायसी का पद्मावत है, कुतुबन की मृगावती है। तो वीरा काव्य की एक लंबी परंपरा जो संस्कृत से होती हुई, प्राकृत से अपभ्रंश से होती हुई हिंदी में पहुंचती है, ब्रज अवधि में पहुंचती है, और फिर खड़ी बोली के स्तर पर नए वीर काव्य के रूप में प्रस्तुति होती है। और वही जो संस्कृत की जो विरह काव्य की एक परंपरा चली आ रही थी उसको एक नया आयाम देते हैं। यहाँ
विरह जो है, प्रेम जो है, वो उदात्त रूप में एक अपनी दिव्यता, अपनी अलौकिक छटा लेकर के आता है, जो सहृदय पाठक को भी उस दिव्यता से, उस अलौकिकता से दिव्य बना देता है। पाठक भी उसके रस में बह जाता है। और प्रसाद जी ने इसमें जो एक नवीन प्रयोग किया, एक नवीन आयाम दिया, वे क्या था कि जो निजी पीड़ा है उसको सामाजिक पीड़ा में परिवर्तित किया और फिर यही सामाजिक पीड़ा वैश्विक पीड़ा बनी। तो इस तरह से एक व्यष्टि से समष्टि तक पहुंचने की यात्रा आंसू काव्य में हमें दिखाई देती है। जो विरही मन की, जो कवि की आत्मवेदना थी, उसकी परिणति फिर विश्व कल्याण में हो जाती है। और विश्व का कल्याण की भावना लेते हुए प्रसाद क्या कहते हैं? सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसो प्रभात हिम का नशा आंसू इस विश्व सदन में। तो ये विश्व के कल्याण की भावना हमें आंसू में दिखाई देती है। अगर हम प्रसाद जी के व्यक्तिगत जीवन को देखें तो प्रियतम का विरह तो था ही, उसके अलावा भी उनका जीवन अनेक दुखों से दुखी रहा, अनेक कष्ट सहन किए, अनेक संघर्षों में उनका जीवन व्यतीत हुआ। बचपन में ही माँ की भी मृत्यु हो गई, छोटे से थे तो पिता की भी मृत्यु हो गई, और 17 साल के थे तो भाई की भी मृत्यु हो गई। विवाह हुआ तो पत्नी का सहयोग सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, पत्नी की मृत्यु हो गई, और फिर पुनर्विवाह किया तो फिर दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अपने परिजनों के वियोग को भी उन्होंने सहन किया, जिसके कारण उनके भीतर जो एक टीस थी, एक वेदना थी, वह वेदना भी कहीं हमें आंसू के रूप में प्रकट होती हुई, बाहर आती हुई दिखाई देती है। और दूसरी ओर अपनी प्रियतम के वियोग में, परंतु प्रसाद मानवतावादी रहे। प्रसाद की कविता विश्व कल्याण से जुड़ती है, जिसे हम आगे चल कर के उनकी प्रौढ़ महाकाव्यात्मक कृति कामायनी में भी देखते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आंसू का छोटा सा काव्य है, एक छोटा सा गीति काव्य है, परंतु उस गीति काव्य में भी वो व्यष्टि से उठ करके समष्टि की बात करते हैं। उनकी जो आत्मवेदना है, जो अपनी संवेदना है, वह विश्व के कल्याण में परिवर्तित हो जाती है। और वो चाहते हैं कि ये आंसू जो है वो प्रभात काल के हिमकण बन करके इस पूरे विश्व में प्रवाहित हो जाए, पूरे विश्व को सरसता प्रदान कर दे, पूरे विश्व को अपने में भिगो दे। तो इस तरह से आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य के रूप में, एक स्मृति काव्य के रूप में, एक विरह काव्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। और संस्कृत की परंपरा, विरह काव्य की जो परंपरा थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक नवीन आयाम प्रस्तुत करता है। तो यहाँ तक तो मित्रों हमने बात की उनकी काव्य यात्रा के तीसरे सोपान की। काव्य यात्रा निरंतर एक एक पग आगे बढ़ रही है, विकास की ओर उन्मुख हो रही है, विषय के स्तर पर भी, भावना के स्तर पर भी, और काव्यत्व की दृष्टि से, कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से भी। तो आंसू के बाद उनकी काव्य यात्रा का एक चौथा सोपान शुरू होता है, और ये चौथा सोपान है लहर के रूप में। इससे पूर्व झरना आ चुका है, आंसू आ चुका है। झरना के गीतों में युवा कवि के भावुक जीवन के कथा तंतु निहित है। वहाँ कवि की भावुकता स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि कवि कौन सी अवस्था में है? युवा अवस्था में है।
तो युवावस्था में जो जीवन में एक भावुकता, एक सहृदयता होती है, भावनाओं का एक ज्वार सा उठता है, वह झरना के गीतों में दिखाई देता है। पर आंसू तक आते हुए उनका अंतरतम जो है वो बोल उठता है। अंतरतम में जो वेदना कहीं दबी हुई थी, वे आंसू के रूप में उभर कर आती है। तो यहाँ अनुभूति की गहराई हमें आंसू में दिखाई देती है। और उसके पश्चात आती है लहर, काव्य संग्रह। और लहर तक आते आते उसे भावना, विचार और अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूर्ण उत्कर्ष की प्राप्ति हो जाती है। 1933 में लहर का प्रकाशन होता है और लहर की कविताएं अपने आप में मील का पत्थर है। एक एक कविता उसकी पठनीय है, संग्रहणीय है और भावना से पूर्ण है। केवल भावना ही नहीं है, उसमें विचारों का भी प्राधान्य है और उसमें कवि की अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता भी दिखाई देती है। तो यहाँ काव्य यात्रा प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। और लहर काव्य संग्रह 33 कविताओं का इंद्रधनुषी संकलन है। विभिन्न विषयों को केंद्र में रखते हुए विभिन्न विषयों के आधार पर कविताओं का संग्रह किया गया है। उसकी पहली ही कविता प्रकृति प्रेम से जुड़ी हुई है। उठ उठ री लघु लोल लहर, जब वो कहते हैं तो लहरों के माध्यम से वे किस प्रकार से आत्मानुभव को, आत्मानुभूति को चित्रित करते हैं। तो प्रकृति लहर तक आते आते सहचरी के रूप में आ जाती है। प्रकृति का वो जो परंपरागत रूप, उद्दीपन रूप था, जो श्रृंगार के सहयोग के रूप में संयोग श्रृंगार को उद्दीप्त करने में, वियोग श्रृंगार में विरहिणी के विरह को उद्दीप्त करने में सहायक होती थी, वही प्रकृति अब लहर तक आते आते स्वतंत्र रूप धारण कर लेती है और फिर वह कवि की सहचरी बन कर के आती है। तो एक इंद्रधनुषी संकलन लहर काव्य संग्रह में है, जिसमें प्रेम परक गीत भी हैं, जन जागरण के गीत भी हैं, प्रकृति परक गीत भी हैं, आख्यान परक गीत भी हैं। तो विभिन्न गीतों का संग्रह हमें लहर में दिखाई देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके प्रेम परक गीतों की, क्योंकि लहर प्रेम और सौंदर्य की कविता है। उसमें अधिकांशतः या तो प्रेम का भाव चित्रित हुआ है या सौंदर्य, चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य है, मानव का सौंदर्य है, वह भी उभर करके आता है। तो जो प्रेम परक गीत हैं उनमें प्रेम की एक स्वाभाविकता, एक निश्चलता दिखाई देती है और अतीत की स्मृतियाँ भी। और प्रेम में वो जो कहते हैं आँखों का बचपन, कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते, इन आँखों की छाया भरते। तो वो सावन जो है उस प्रसन्नता का, सुख का, आनंद का संकेत देता है। जब बचपन की, बाल्यकाल की प्रेम की स्मृतियों का चित्रित कर रहे हैं। और प्रसाद, चाहे वो प्रेम पथिक हम उनकी कविता देखते हैं, कविता संग्रह, या हम आंसू देखते हैं, लहर देखते हैं, कामायनी देखते हैं, वहाँ प्रेम का एक रूप स्पष्ट दिखाई देता है। एक और प्रेम की उदात्तता, दिव्यता दिखाई देती है। वहीं प्रसाद की ये विचार भी है कि प्रेम में प्रतिदान की आकांक्षा नहीं होती, प्रेम बस किया जाता है, उसमें प्रतिदान में, बदले में कुछ नहीं मांगा जाता। कि प्रेमी जो है वो नैसर्गिक भाव से, निश्चल रूप से बस प्रेम करता है। जो दूसरा प्रेमी है, प्रियतम है, वह भी बदले में प्रेम दे, प्रतिकार में प्रेम करे, उससे प्रेम के प्रतिदान की आकांक्षा नहीं होती। स्पष्ट कहते हैं, पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही है सब। कि प्रेम जो है वो दिया जाता है, उसको
उससे कुछ पाने की भावना नहीं होती। और जो बाल्यपन का प्रेम है, बचपन का प्रेम है, उसमें जो एक नैसर्गिकता, एक चपलता है, वह प्रसाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त की है तुम्हारी आँखों का बचपन कविता में। वहाँ वे कहते हैं, तुम्हारी आँखों का बचपन आज भी है क्या नित्य किशोर, उसी क्रीड़ा में भाव विभोर, सरलता का वह अपनापन आज भी है क्या मेरा धन। तो इस तरह से बाल्यकाल के नैसर्गिक प्रेम का चित्रण वे तुम्हारी आँखों का बचपन में करते हैं। तो इस तरह से उनकी जो प्रेम परक गीत रहे, जो लहर में संग्रहित है, उनकी बात की। इसी तरह से उनके अन्य भी गीत इस लहर में संग्रहित है, आत्मपरक गीत हैं, जन जागरण के गीत हैं। क्योंकि लहर की रचना कब हो रही है? राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। तो सीधे सीधे राष्ट्रीय चेतना की बात तो उनके नाटकों में हमें दिखाई देती है, परंतु उनके काव्यों में कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं प्रतीकात्मक रूप में वह राष्ट्रीय चेतना को प्रस्तुत करते हैं। प्रेम के माध्यम से, जन जागृति के गीतों के माध्यम से, आख्यान परक कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को प्रस्तुत करते हैं। तो लहर काव्य संग्रह के प्रेम परक गीतों की अभी हमने चर्चा की। उनके अन्य गीतों पर चर्चा, जिन विषयों को आधार बनाकर वो लिखे गए हैं, उन पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।